गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन। ये पाठ कृष्णा सोबती जी ने अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में लिखते हुए हम सभी को बताया है कि उनके बचपन में क्या क्या चीजें हुई थी और कैसे उनका बचपन बीता था, किस तरीके का जमाना था। सारी बातें उन्होंने इस वाले पाठ में बताई है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पाठ का नाम है बचपन। तो यहाँ पर कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की ओर ले जाती हुई हमसे कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सब लोग जीजी कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पर लेखिका जी अपने बचपन की ओर ले जाती हुई कहती हैं कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ। किन से कहती है? स्टूडेंट्स से कहती हैं, छात्र छात्राओं से कहती है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ और बड़ी मौसी भी, बड़ी बुआ भी। तो उनके परिवार में उनके सभी लोग उनको जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो वो अपने आप को बहुत बड़ी मानती हैं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत सयानी हूँ, क्योंकि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। गहरे कलर थे, उनसे मन हट चुका है और अब वो सफेद रंग के कपड़े पहनने लगी हैं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह के पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो पहले क्या होता था? पहले कौन सा पहनावा पहनती थी लेखिका? फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे। लेकिन अब क्या पहनती हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, क्योंकि उनको पहले का जो पहनावा था वो अब नहीं भाता है। उम्र के साथ साथ उनको चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते मन को भाते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। तो यहाँ पर लेखिका ने अपने फ्रॉक के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि मेरे पास एक ऐसी भी फ्रॉक थी जो पीली धारी वाली फ्रॉक थी और गोल कॉलर, बाजू भी गोल, कफ और हल्का गुलाबी रंग की उसमें चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक था वो। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो यहाँ पर भी लेखिका ने अपने पोशाक का यानी अपनी फ्रॉक का वर्णन किया है। आगे देख लेते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कितने अच्छे मैनर्स के साथ जो हैं लेखिका जी बड़ी हुई हैं कि जो नौकर नौकरानी होते थे उनसे अपने मोजे या फिर जूते धोने के लिए नहीं बोला जाता था, वो उनको खुद ही धोना पड़ता था। इससे क्या है कि बच्चों में जो गुण होते हैं अपना काम अपने आप करने वाले, वो बच्चों में डालने बहुत जरूरी है कि बेटा अपना काम अपने आप कीजिए। तो यहाँ पर भी लेखिका अपना काम अपने आप करती हैं, वो मोजे खुद धोती हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते,
धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो बचपन की आदत थी लेखिका जी की, वो उन्हें आज भी भाती है। मतलब कि उनको जो पॉलिश करने वाला काम था, अपने जूतों को चमकाना था, वो उनको आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि पहले जो जूते होते थे उनको पहनते ही साथ छाले पड़ना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, बहुत ही कंफर्टेबल जो होते हैं जूते चप्पल, उनका चलन हो गया है। आगे पढ़ लेते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। तो ये बेटा जब कोई जूता काटने लगता है या कोई चप्पल काटने लगती है तो रुई का क्यों रखते हैं, ताकि उसमें हम वो रुई लगा सके और हमारे पैरों में छाला ना पड़े और वो आराम से जूता जो है हमारा काम करे। हम जब चलें तो वो हमें ना काटे, इसलिए वो लेखिका कहती हैं कि रुई अपने पास जरूर रखती थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो यहाँ पर लेखिका अपने बचपन की सारी बातें बताती हुई कहती हैं कि पहले के जमाने में क्या क्या होता था और अब क्या क्या होता है। आगे देख लेते हैं। हर शनिवार को हमें ओलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि हर शनिवार को जो उनकी मम्मी थी, दादी थी, वो क्या करती थी, ओलिव ऑयल या फिर कस्टर्ड ऑयल उनको पिला देती थी। तो क्या होता था कि जो उनकी गंध होती थी तेल की, वो लेखिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उससे क्या होता था, उनका जी मिचलाने लगता था। उसकी जो गंध थी उससे पहले ही उनका जी मिचलाने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो यहाँ पर लेखिका जी कहती हैं कि अगर हम उस दवाई को नहीं पीते तो शायद ऐसा कुछ होने वाला नहीं था कि हमारी सेहत जो है वो खराब हो जाती। सेहत हमारी उसके बिना भी ठीक ही रहती। ये लेखिका जी का मानना है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। तो यहाँ पर लेखिका जी अपने बारे में और भी बहुत कुछ बातें बताने वाली हैं। आगे देख लेते हैं। याद रहे कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। तो यहाँ पर लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती हुई कहती हैं कि उन दिनों में घरों में ग्रामोफोन होते थे, टेलीविजन रेडियो वगैरह नहीं होते थे, और वो भी कुछ ही घरों में होते थे। उनका बचपन था, उनमें वो कुल्फी खाया करते थे, आइसक्रीम नहीं खाते थे, कुल्फी खाते थे। आज कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा वो खाते थे और उसकी जगह आज पेटीज ने ले ली है। सहतूत और फालसे और खसखस का जो शरबत वो पीते थे, वो किसने ले लिया, उसकी जगह कोक और पेप्सी ने ले ली है। तो उन दिनों में कोक और पेप्सी नहीं मिलते थे, लेमनेड और विमटो मिलती थी, जो लेखिका उनका पेय पदार्थ यानी शीतल पदार्थों में उनका सेवन करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तान की चॉकलेट और पेटीज मजा देने वाली होती थी। तो शिमला में जो 2 रेस्टोरेंट है, उनमें वेंगर्स और डेविको जो है वो फेमस थे, और वहां पर चॉकलेट और पेस्ट्री जो थी बहुत ही मजेदार थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। तो जो शिमला का मॉल है, वहां पर दोनों बहन भाई जाकर के ब्राउन ब्रेड लेकर के आते थे। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था,
एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर स्टेशनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो पर लेखिका बताती हैं कि मॉल से, जो शिमला में मॉल है, उनसे उनका घर ज्यादा दूर नहीं था, बस एक छोटी सी ही चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और गिरजाघर यानी कि चर्च में वो जाकर के पहुंच जाते थे। वहां पर एक चर्च भी है मॉल के पास ही, और बहुत बड़ा वहां पर मार्केट वगैरह लगी रहती है, जहां पर वो थोड़ी देर में ही पहुंच जाते थे। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते थे, चॉकलेट और पेस्ट्री की खुशबू बहुत ही ज्यादा लुभावनी उनको लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। तो यहाँ पर लेखिका जी कहती हैं कि उनको हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट टॉफियां लेखिका के पास ही रहती थी। वो कभी भी खड़े खड़े यानी कि दुकान से खरीदी और कभी भी खड़े खड़े नहीं खाती थी। पहले घर आ जाती थी और चॉकलेट को रख देती थी साइड बोर्ड पर, और जब रात का खाना खा लेते थे और सोने की तैयारी करते थे, तब वो मजे ले ले करके खाती थी चॉकलेट को। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो यहाँ पर लेखिका जी कहते हैं कि शिमला में जो काफल होते हैं वो बहुत ही उनको याद आते हैं और खट्टे मीठे होते थे। कुछ तो एकदम लाल होते थे, कुछ गुलाबी रंग के होते थे, और जो रस भरी थी, कसमल थे, उनको सोचते ही लेखिका जी का आज भी उनको देख करके मुंह में पानी भर आता है। और एक चीज जो वो बताती हैं कि एक चेस्टनट होता है, एक चीज जो आग पर भुनी जाती है और फिर इसका छिलका उतार करके खाया जाता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण, ये चीजें भी उनको बहुत पसंद थी। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब भी थी वह अब भी नजर आती है। जो पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो चना जोर गरम का जो रैपर होता है, लिफाफा होता है, वो इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि नीचे से बिल्कुल तिरछी होती है, लपेटे हुए होती है, और ऊपर से चौड़ी होती है, और उसमें बहुत ही आसानी से चना आ जाता है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यानी कि जो गाना था चना जोर गरम वाला, उस समय सभी बच्चों को वो गाना आता था। जैसे ही वो चना जोर गरम देखते थे, उनको वो गाना याद आ जाता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता। तो यहाँ पर लेखिका जी घुड़सवारी के बारे में भी बताते हुए कहती हैं कि हर बच्चे को यह मौका मिल जाता है। आगे देख लेते हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर लेखिका जी कहती हैं कि जो चर्च है, शिमला के मॉल में जो चर्च है, वहां की जो घंटियां जब गूंजती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं यीशु भगवान जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। घंटियों की संगीत के साथ साथ वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल,
तो यहाँ पर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इनकी पटरियां, उन पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो यहाँ पर स्कैंडल पॉइंट के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वहां पर एक दुकान हुआ करती थी, एक शोरूम हुआ करता था जहां पर शिमला और कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ होता था। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रेल की पटरी बनी हुई थी, छोटे छोटे डिब्बे बने हुए थे, लाल टीन वाली छत बनी हुई थी। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर लेखिका जी को अभी भी याद हैं। पिछली सदी के तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखते। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुनिया के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि वहां पर हवाई जहाज भी देखने को मिलती थी शिमला में, लेकिन जब भी कभी वो दिल्ली आती थी तो वहां पर, दिल्ली में क्या है कि एयरपोर्ट है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हवाई जहाज देखने को मिलती है, लेकिन वो उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बस वो एकदम से गायब होते ही दिखाई देते हैं। लेकिन एक ऐसी दुकान थी जो लेखिका कभी नहीं भूलती थी, वो थी आंखों के डॉक्टर की दुकान, जहां पर चश्मा बनाया जाता था। तो लेखिका उन्हीं के बारे में बताती हुई कहती हैं, शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो यहाँ पर लेखिका जी कहती हैं कि जब उनको चश्मा लगाया तो उन्हें शुरू में बहुत ही अटपटा लगा। लोग उनको देखते और कहते कि अभी से ही चश्मा लग गया, दूध पिया करो। उनको मतलब सलाह सी देते थे। तो क्या करती थी लेखिका कि जो डॉक्टर ने उनको बोला था कि कुछ दिन ही पहनोगी तो अब ये जो चश्मा है अपने आप ही उतर जाएगा, तो ऐसा ही सेम वो उन लोगों को भी बोलती थी कि मैं कुछ ही दिन पहनूंगी, फिर उसके बाद चश्मा उतर जाएगा। क्योंकि वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप एक दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए लेखिका जी कहती हैं कि जो डॉक्टर थे वो तो बोलते ही हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जो चश्मा था उसका नंबर कम ही होता जा रहा था, यानी कि उनकी आंखें और वीक होती जा रही थी। और उसकी जिम्मेदार वो खुद अपने आप को मानती है, क्योंकि वो दिन में नहीं पढ़ती थी। जब रात हो जाती थी तो टेबल लैंप के सामने अपने काम करती थी, अपनी पढ़ाई करती थी। तो वो इसकी जिम्मेदार खुद को मानती हैं कि रात में पढ़ने की वजह से उनको चश्मा लगा। और जैसे ही उनको चश्मा लगा तो उनके एक चचेरे भाई ने उनको छेड़ा और बोला कि देखो देखो कैसी लग रही है। आगे देखते हैं। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जो लेखिका के भाई थे उनको ये वाली पंक्तियां बोल करके चिढ़ाया करते थे जी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि जो उनके चचेरे भाई थे उनको ये सब चीजें बोल करके चढ़ाते थे, लंगूर की सूरत बन गई है, ये वो। तो यहाँ पर लेखिका जी थी जो वो चिढ़ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि शेर बुरा नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को देखा, जैसे उनके भाई चले गए उन्होंने आईने के सामने अपने आप को देखा और पहले चश्मा उतारा, फिर लगाया, फिर उतारा। तो वो अपने आप को देख रही थी कि कोई भी इंसान है जब वो चश्मा पहली बार लगाएगा तो उसको थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा ही। आगे चलते हैं।
मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा फिर और मजाकिया भी। तो उनको वो अच्छा भी लगा और कहते हैं ना कि कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन रहा है, तो इस तरीके का उनको महसूस भी हुआ। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम चश्मा लगाते हैं तो हमें उसकी आदत सी बन जाती है, और जब हम उसको हमेशा लगा करके रखते हैं और जैसे ही कभी हम उसको उतारते हैं तो हमें हमारा जो चेहरा होता है वो हमें खाली खाली सा नजर आने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। तो उनको पहले क्या था कि दुशाला ओढ़ना, दुपट्टा ओढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन अब उनको ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती है। उनकी जगह पर उन्हें जो टोपियां होती है, हिमाचली टोपियां होती है, शिमला वाली टोपियां होती है, वो उनको भाने लगी थी, अच्छी लगने लगी थी। तो बेटा यह था हमारा पाठ बचपन, जो कृष्णा सोबती जी ने लिखा था अपने बचपन के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।